I'm रत्नभूषण। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू IAS एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, CEO, कोच, पोलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू ASG। ASG IAS बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। कॉम्प्रिहेंसिव करेंट। तिब्बत पर US का बैन। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। तिब्बत पर US का बैन। सोर्स नवभारत टाइम्स। तिब्बत पर US का बैन, चीन भी नहीं देगा वीजा। तिब्बत के मुद्दे पर जहां अमेरिका के चीन के कुछ अधिकारियों पर वीजा बैन लगाने को कहा है, तो चीन ने भी इसका जवाब दिया है। वह तिब्बत मुद्दे पर गलत व्यवहार करने वाले अमेरिकी नागरिकों को वीजा नहीं देगा। दरअसल मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट किया, मैं चीन के उन अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध की घोषणा करता हूं जो तिब्बत में विदेशियों की पहुंच को रोकने का काम कर रहे हैं। हम लगातार चाहते हैं कि हमारे संबंधों में पारस्परिकता बनी रहे। उन्होंने कहा कि चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और तिब्बत के अन्य क्षेत्रों में अमेरिकी राजनयिकों, अधिकारियों, पत्रकारों और पर्यटकों को जाने से जानबूझकर लगातार रोकता जा रहा है, जबकि चीन के किसी अधिकारी या नागरिक पर अमेरिका में आने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। इस पर चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन भी इसका जवाब देगा। अमेरिका चीन के तिब्बत से जुड़े आंतरिक मामलों में दखल न दे। उन्होंने कहा कि चीन ने भी फैसला किया कि तिब्बत से जुड़े मुद्दे पर गलत व्यवहार करने वाले अमेरिकी लोगों को वीजा पाबंदी लगाएगी। विदेशी छात्रों के हक में MIT हार्वर्ड का विरोध। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने रुख नरम किया। अमेरिका में विदेशी स्टूडेंट को वीजा न देने के अमेरिकी सरकार के फैसले के खिलाफ वहां की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने आवाज़ उठा दी। अमेरिका की दो टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड और MIT ने घोर आपत्ति जताते हुए इस पर दोबारा विचार करने की मांग की है। दोनों यूनिवर्सिटी ने कहा कि अचानक लिए गए फैसले से यहाँ रह रहे स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी हो सकती है और ये स्टूडेंट के हित के लिए नहीं है। दोनों यूनिवर्सिटी में बहुत सारे विदेशी छात्र पढ़ते हैं, जिनमें सबसे अधिक तादाद भारतीयों की है। सूत्रों के अनुसार इन दोनों यूनिवर्सिटी की ओर से आवाज़ उठाने के बाद अन्य यूनिवर्सिटी भी अमेरिकी प्रशासन के फैसले के विरोध में आ सकती है। वहाँ सरकार के फैसले का तमाम शिक्षाविदों ने विरोध किया और इसके तहत स्टूडेंट्स को मिलने की मदद है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इस विवाद के बीच अपनी रुख नरम किया है। अमेरिका ने कहा कि वीजा के नए नियम का असर कम करने के तलाशने भी किए जाएंगे। तीन सरकारी गैर बीमा कंपनियों का विलय जल्द। देश की 3 बड़ी सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का जल्द मर्जर होगा। सरकार ने रास्ता साफ कर दिया। मंगलवार को कैबिनेट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंश्योरेंस की कंपनी में 12,450 करोड़ रुपए डालने की मंजूरी दे दी है। सरकार पहले इस इंश्योरेंस कंपनियों को 2,500 करोड़ रुपए वर्ष 2019-20 में डाल चुकी है। इस तरह से इन तीनों कंपनियों की 9,950 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। फिर से मिडिल किंगडम कहलाने का सपना। चीन को चीनी भाषा में चुंग्क्यों कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मध्य साम्राज्य यानी मिडिल किंगडम। इस नाम के अनुरूप चीनी शासकों और लोगों में सदियों ये मानता रहे कि उनका देश पृथ्वी के मध्य में स्थित है, जहां से वे पूरी पृथ्वी पर राज करते हैं। प्राचीन काल में देशों की सीमाएं स्पष्ट निर्धारित नहीं होती थी, इसलिए इनकी एक पक्षी व्याख्या कर चीन अपनी सीमाओं का विस्तार करता रहा। आज भी वह जानबूझकर रखी गई अस्पष्ट सीमा के बहाने और अपनी सीमाओं का विस्तार करने से बाज नहीं आ रहा है। विस्तारवादी नजरिया। बीते शुक्रवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि विस्तारवाद का युग अब समाप्त हो चुका है। मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया, इसके बावजूद 2 घंटे के भीतर ही चीन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि चीन ने 14 में से 12 देशों के साथ अपनी भौगोलिक सीमाएं तय कर ली है। चीन की बात अर्थ यह था कि वह इतना यथार्थवादी और व्यवहारिक देश है जिसने 14 पड़ोसियों में से 12 के साथ सीमा समझौते कर लिए हैं और शांति से रह रहा है। केवल भारत और भूटान ही है जिनके साथ सीमाओं का विवाद सुलझ नहीं पाया। साफ है कि यही 2 देश चीन की धौंस में नहीं आए। उसके बाकी 12 पड़ोसी देश मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के इलाकों के हैं, जिनमें से कई सदियों से प्रभावशाली और सभ्यतागत ताकत रहे हैं और अपने विशालकाय पड़ोसी देश की छत्रछाया में जीते रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि चीन वक्त आने पर ये कह दे कि वे सभी पड़ोसी देश जो काफ़ी चीनी छत्रछाया में रहे, चीन का भी भूभाग मान दिया जाए। जब इन देशों के लोगों में राष्ट्रवाद की चेतना जगी, तब तक देर हो चुकी थी। चीन के करीबी रहे ऐसे इलाकों में आज का शिनचांग, पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बती और भीतरी मंगोलिया शामिल है, जिन पर पिछली 2 शताब्दियों के दौरान चीन ने अपना नाजायज कब्जा जमाया। इन इलाकों को छोड़ दिया जाए तो आज के चीन का भौगोलिक क्षेत्र 1/3 बचेगा। इनमें शिनचांग का इलाका चीन के करीब छठे हिस्से 17% या भारत के आधे हिस्से के बराबर है। तिब्बत में चीन का एक बड़ा इलाका बनता है, जिसमें आज के तिब्बत के अलावा चीन के छिंघाई
और कांसू प्रांत भी शामिल है। चीन ने इन्हें आज से के तिब्बत में काटकर अपने अलग प्रांत का दर्जा दे दिया। आधुनिक काल में चीन अफ्रीका, लातिन अमेरिका और यूरोप के दूर दराज के देशों से अपना आर्थिक विस्तार कर वहां अपना राजनीतिक और सामरिक दबदबा कायम करने की रणनीति का चल रहा है। 2013 में सत्ता में आने के बाद से चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने प्राचीन मान्यता के अनुसार चाइना ड्रीम का नारा दिया। चीन 2049 तक अपने सपने को साकार करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने 2015 में वन बेल्ट वन रोड की महत्वाकांक्षी योजना लागू करनी शुरू की ताकि दुनिया के सभी मार्ग चीन तक जाए। इसके अलावा उसने दक्षिण चीन सागर के 90% इलाके पर अपना प्रादेशिक दबाव स्थापित करने की चाल चली। इस इलाके में वह मुद्री क्षेत्र और द्वीपों पर अपना दावा ठोक कर वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और जापान के साथ सैन्य तनाव पैदा करता रहा है। चीन की इस आक्रामक समर नीति को चुनौती देने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका ने एक चतुर्पक्षीय समूह क्वाड्रिलैटरल ग्रुप की स्थापना की, जिसमें हिंद प्रशांत महासागर इलाके में शांति और स्थिरता की बातें करते हुए चीन को बार बार याद दिलाया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का सम्मान करे। लेकिन इस चतुर्पक्षीय गुट ने चीन की दादागिरी को चुनौती देने के लिए कभी साझा तौर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। चीन के रणनीतिकारों को लगता है कि वह चतुर्पक्षीय गुट कागजी शेर है जो चीन के खिलाफ समुचित तौर पर दहाड़ने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि क्षेत्र के ताकतवर देश एकजुट नहीं हुए तो चीन एक एक करके सबको निगल डालेगा। श्रीलंका इसका उदाहरण है, जहां चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह के विकास के लिए $8 अरब का कर्ज दिया और नहीं चुकाने पर पूरा बंदरगाह 99 साल के लिए अपने नाम लिखा लिया। आज के चीन को लग रहा है कि जिस तरह प्राचीन काल में उसने अपनी सैन्य ताकत के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसी तरह एक बार फिर नए सिरे से अपने प्रादेशिक इलाके का विस्तार करने का अभियान शुरू कर सकता है। चीन की रणनीति भारत पर कामयाब हुई तो उसके छोटे पड़ोसी और कई बड़े देश भी इससे डरेंगे और दुनिया का सत्ता संतुलन उसके पक्ष में झुकेगा। पूर्वी लद्दाख के सीमांत इलाके पर यदि चीन अपना कब्जा जमाए रखने में कामयाब हो गया तो छोटे देशों से लेकर यूरोप के ताकतवर देश भी उसका लोहा मानेंगे। इन देशों का शासक वर्ग अपनी सत्ता बचाने के लिए चीन की खुशामद करेगा। लेकिन भारत जिस तरह चीन की चुनौती दे रहा है वो विश्व समुदाय के लिए एक सबक है। आज का विश्व समुदाय यदि चीन की इन हरकतों को नज़रअंदाज करता गया तो वह दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में चीन की तूती बोलेगी और अमेरिका तथा यूरोपीय ताकतें इसके पिछलग्गू बनने पर मजबूर होंगी। इसलिए चीन का पूर्वी लद्दाख की सीमाओं पर सैन्य अतिक्रमण केवल भारत के लिए चुनौती नहीं है, वह पूरी दुनिया की जनतांत्रिक ताकतों को आग्रह कर रहा है कि चीन की दादागिरी रोकने के लिए वे आज भारत के साथ खड़ी दिखें।